नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका यशस्वी कोचिंग सेंटर में। बच्चों, श्रेष्ठा एग्जाम के जरिए प्रवेश परीक्षा क्लास 9th की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए वीडियो बेहद ही महत्वपूर्ण है। बच्चों, वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज के इस क्लास में मैं कुछ मैथ के क्वेश्चन जो कि आप लोग के एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट हैं, और इसके साथ साथ कुछ जीके के भी क्वेश्चन कराऊंगा। तो पूरा वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। बच्चों देखो बच्चों, मैं यहाँ पर जो क्वेश्चन करा रहा हूँ और जो चीज़ें बता रहा हूँ, मैथ में वो चीज़ें ज़्यादातर चांस है कि फंसेगा। ठीक है, जैसे मैथ में मैं टॉपिक बता दे रहा हूँ कि एक बार फिर से मैंने पहले भी बताया है, फिर बता दे रहा हूँ कौन कौन सा टॉपिक आप लोग के एग्जाम में ज़्यादातर चांस है कि आएगा। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ बच्चों, क्योंकि देखिए, जो 2022 के पेपर में, 2023 के पेपर में और 2024 के पेपर में ये घुमा फिरा के कहीं ना कहीं रिपीट हुआ है। ठीक है, तो उसी से संबंधित क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम में अर्थात 2025 में भी आएगा। मुझे टॉपिक नोट कर लीजिएगा आप लोग। पहला टॉपिक है, ठीक है, कहेगा किसी वर्ग के इकाई का अंक क्या है। ठीक है, किसी वर्ग के इकाई का अंक क्या है। ठीक है, ये चीज कह सकता है। ठीक है, चलो इसके बाद पाइथागोरस त्रिक से संबंधित क्वेश्चन। ठीक है, जिसमें अभी मैं क्वेश्चन कराऊंगा, और वो इतना ही क्वेश्चन तैयार कर लेगा तो इसी टाइप के ही आएगा, और तो आप लोग आसानी से इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। ठीक है, चले इसके बाद यहाँ पर आ जाएगा कि कौन संख्या पूर्ण वर्ग है और पूर्ण घन है। ठीक है, ये पहचानने के लिए आ जाएगा। और यहाँ पर आ जाता है कि जैसे 10 के स्क्वायर से 11 के स्क्वायर के बीच कितनी प्राकृतिक संख्या है, इस प्रकार से संबंधित प्रश्न आ जाएगा। ठीक है, चले इसके बाद यहाँ पर प्रश्न और आ जाएगा, कोई संख्या यहाँ पर दिया गया, कहेगा घनमूल में इकाई का अंक क्या है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आ जाएगा। इसके बाद यहाँ वर्गमूल में जो क्वेश्चन है, ठीक है, वर्गमूल से संबंधित वो क्वेश्चन आ जाएगा। जैसे ये 256 एक प्रश्न यहाँ पर आया हुआ कई बार, 2.56 ऐसे इस प्रकार से क्वेश्चन आ जाएगा, और इसको आपको सॉल्व करना होगा। ठीक है, इतनी चीजें क्लियर है। मैंने अपने इस चैनल पे वर्ग से संबंधित कि वर्ग की इकाई का अंक क्या है, ठीक है, चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे, श्रेष्ठा एग्जाम 2025 करके यहाँ पर बताया गया है, उन सभी वीडियो को जरूर देख लीजिए। उसमें से ज़्यादातर चांस है कि कुछ क्वेश्चन रिपीट हो सकते हैं, कुछ फार्मूला रिपीट हो सकता है, इसलिए पूरा वीडियो को अंत तक जरूर देखना सब क्वेश्चन को। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर विभाज्यता का नियम देख लीजिएगा, टॉपिक नोट कर लीजिएगा। विभाज्यता का नियम 2 से 3 से और 5 से 7 से, ये सभी का विभाज्यता का नियम देख लीजिएगा, क्योंकि इससे भी संबंधित प्रश्न आए हुए हैं। ठीक है, चलो इसके बाद यहाँ पर आप देख लीजिए प्रतिलोम। ठीक है, योगात्मक प्रतिलोम और गुणात्मक प्रतिलोम, ये दो संबंधित क्वेश्चन यहाँ पर आए हैं, चाहे अभिकथन के रूप में या इसी प्रकार से प्रश्न के रूप में आए हुए हैं, तो इसको देख लीजिएगा। ठीक है, चलें, और एक चीज और यहाँ पर आप लोग को समझ लेना है कि एलसीएम एलसीएम और एचसीएफ भी देख लेना इसके क्वेश्चनों को। ठीक है, तो इतने क्वेश्चनों को जरूर आप लोग तैयार कर लीजिएगा। टॉपिक हमने बता दिया है। ठीक है, अगर आपको ज़्यादा ज़रूरत है तो आप कमेंट करके बताएं कि सर इन सभी से संबंधित क्वेश्चन कराइए, तो आप लोग को कराया जाएगा। ठीक है, चले देखो, अब यहाँ पर मैं क्वेश्चन को करवाता हूँ। जैसे देखो, ये क्वेश्चन है, कह रहा है पाइथागोरस थ्योरम कैन ओनली बी अप्लाइड ऑन ट्राइंगल। मतलब पाइथागोरस थ्योरम कौन से ट्राइंगल पर अप्लाइड होता है। तो ये पाइथागोरस थ्योरम जो होता है वो राइट एंगल पर अप्लाइड होता है। ठीक है, राइट एंगल का मतलब होता है समकोण, समकोण त्रिभुज। ठीक है, जैसे ये एक समकोण त्रिभुज है, तो समकोण त्रिभुज का एक जो कोण होता है वो 90 अंश का होता है। ठीक है, तो ये मान लीजिए समकोण त्रिभुज है। ठीक, ऐसे ए बी सी। अब यहाँ पर जो होता है, ये वाली भुजा जो 90 अंश के सामने वाली भुजा है वो होती है कर्ण होती है। ठीक है, कर्ण। और ये वाली भुजा लंब होती है। ठीक है, और ये वाली भुजा जो होती है वो आधार होती है। तो पाइथागोरस थ्योरम ये कहता है कि कर्ण का स्क्वायर मान लेते हैं, इसको हम ले लेते हैं, इसको आधार को मान लेते हैं ए, और लंब को मान लेते हैं बी, और कर्ण को मान लेते हैं सी। तो पाइथागोरस थ्योरम ये होता है कि कहता है कि किसी त्रिभुज या समकोण त्रिभुज के जो कर्ण होता है उसकी भुजा का स्क्वायर और बराबर होता है शेष दो भुजाओं
के स्क्वायर का योग, ठीक है, जैसे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो ये चीज़ें होता है। तो यहाँ पर ये प्रश्न था कि पाइथागोरस थ्योरम कौन से ट्राइंगल पर अप्लाइड होता है, तो ये राइट एंगल पर अप्लाई होता है, ठीक है। चलिए इसके बाद इस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पाइथागोरियन ट्रिपलेट, ठीक है। इसमें से दिया हुआ है कि इसमें कह रहा है कि कौन पाइथागोरियन ट्रिपलेट में नहीं है, ठीक है। ये चीजें आपको बताना। तो देखो सबसे सिंपल तरीका ये है कि जो आपको यहाँ पर नंबर दिया गया उसको आप चेक कर लीजिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर। इसके इस इक्वेशन को जो सेटिस्फाई करेगा, ठीक है, वो पाइथागोरियन ट्रिपलेट में है, अन्यथा जो नहीं करेगा वो नहीं होगा, ठीक है। तो चलो मैं यहाँ पर सबसे पहले ये लास्ट वाले डी वाले को मैं चेक करता हूँ क्योंकि ये छोटा है, ठीक है। तो देखो अगर मैं ए को 4 मानता हूँ और बी को 5 और सी को 6, तो देखो क्या हो जाएगा, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर और 6 का स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, 16, 25 और 36 हो जाएगा ना। अगर यहाँ पर हम इसको ऐड करें, यहाँ पर आप ध्यान दे पा रहे होंगे, 5 और 6 ऐड करेंगे 1 आ जाएगा, और 3 1 4 1 5 आ जाएगा ना, ठीक है। मतलब 41 आ जाए, 41 बराबर 36। तो ये दोनों बराबर नहीं आ रहे हैं, ठीक है। तो जब दोनों बराबर नहीं आ रहे हैं तो इसका मतलब यही जो है सही आंसर है, अर्थात डी वाला ऑप्शन ही पाइथागोरियन ट्रिपलेट में नहीं है, ठीक है बच्चों। उम्मीद है कि क्लियर हो रहा होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पाइथागोरियन ट्रिपलेट। इसमें से दिए हुए में से कौन पाइथागोरियन ट्रिपलेट में है, ये चीजें यहाँ पर बताना है। तो आप लोग क्या करोगे, वही काम करोगे, ठीक है, वही काम करोगे। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर चेक कर लोगे, ठीक है। इसी को ही चेक कर लोगे तो इस पे जो आएगा वो हो जाएगा, ठीक है। तो अच्छा एक चीज यहाँ पर ये भी ध्यान देना है, जैसे यहाँ पर देखो 10 6 8 दिया हुआ ना, 13 14 15 दिया हुआ, तो आप लोग इसमें क्या करेंगे, आप लोग इसमें क्या करेंगे, जो छोटी संख्या उसको पहले, जो बड़ी उससे बड़ी उसको बाद में, फिर सबसे बड़ी बाद में। जैसे यहाँ पर देखिए पहले वाले पर अगर देखें तो 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 10 का स्क्वायर। तो ये देखिए 36 और प्लस 64, ठीक है, बराबर 100 हो जाएगा। तो ये 100 बराबर 100 हो जाएगा। तो इसका पहला ऑप्शन ही सही दिख रहा है, ठीक है बच्चों, पहला ऑप्शन ही इसका सही दिख रहा है। तो इसमें तीसरे में जो हो जाएगा, क्योंकि ये देखो क्या कह रहा था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पाइथागोरियन ट्रिपलेट, मतलब इसमें से कौन पाइथागोरियन ट्रिपलेट में है। तो इसका पहला वाला ही आप सही है, ये पहला वाला ही पाइथागोरियन ट्रिपलेट में है, ठीक है बच्चों। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए दिया हुआ है, कह रहा है कि इन ए राइट एंगल एबीसी दिया गया है, एक राइट एंगल ट्राइंगल दिया गया है, ऐसे दिया गया है, मान लेते हैं ये ए है, ये बी है, ये सी है, ठीक है। तो इसमें कह रहा है ए बी बराबर 12, ए बी बराबर 12 और बी सी बराबर दिया है 5। तो ये 90 आंसर यहाँ पर। कह रहा है फाइंड ए सी, तो इसको आप पाइथागोरस थ्योरम को लगा करके आप ए सी को फाइंड कर सकते हो। कैसे करोगे इसको समझिए, यहाँ पर देखो इसको हमने माना था क्या हो जाएगा सी, तो यह क्या हो जाएगा पाइथागोरस थ्योरम, सी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो ए का स्क्वायर का मतलब क्या हो जाएगा बच्चों, 12 का स्क्वायर, ठीक है, और प्लस 5 का स्क्वायर। तो देखो कितना हो जाएगा 144 और प्लस 25 हो जाएगा। तो 144 और 25 कितना हो जाएगा, 169 हो जाएगा। तो सी स्क्वायर बराबर कितना हुआ, 169 हो गया। तो सी बराबर अगर हम लोग निकालना चाहेंगे, ठीक है, सी बराबर निकालना चाहेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो इसको यहाँ पर मैं बताता हूँ, सी बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट में 169, ठीक है। तो ये वर्गमूल निकलेगा 169 को, कितना हो जाएगा 13, ठीक है। तो यहाँ पर सी इक्वल टू कितना आ गया 13, अर्थात ये जो भुजा है वो कितना आ गया 13 आ गया। तो इसमें जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो बी वाला सही ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से प्रश्न लगता था। अब ये क्वेश्चन देखिए, जो तीसरा क्वेश्चन है ये बहुत ही दमदार क्वेश्चन है, ठीक है। इस प्रकार से क्वेश्चन ज्यादातर चांस है कि फंस सकता है, आप लोग के एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। चलिए देखिए, इसमें कह रहा है कि फाइंड द पाइथागोरियन ट्रिपलेट विथ हुज वन नंबर इज, ठीक है। मतलब एक नंबर दिया हुआ है, इसमें कह रहा है कि आपको क्या बताना है, आपको बताना है कि और दो नंबर क्या होगा, मतलब और पाइथागोरियन ट्रिपलेट में कौन सा होगा, ठीक है। तो इसका पांचवे का ऑप्शन नहीं लिखा हुआ है, लेकिन चलो मैं बता देता हूँ। देखो जब ये दिया हुआ नंबर सम संख्या होगा, ठीक है, सम संख्या होगा तो कैसे बनाएंगे, तो 2m m स्क्वायर माइनस 1 और m स्क्वायर प्लस 1 ऐसे, ठीक है।
तो ये जो दिया हुआ नंबर है इसी पहले के बराबर रख देंगे। तो बराबर रखते हैं तो देखते हैं क्या होता है। 2m बराबर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो 2 इधर जाएगा बच्चों, जब इधर पक्षांतर करेंगे, जब 2 इधर पक्षांतर करेंगे बच्चों, तो ये बटे में हो जाएगा ना, तो m बराबर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। क्लियर हो रहा है। अब इसी में रख देंगे, ठीक है। तो इसमें देखो रखेंगे तो 3 के स्क्वायर माइनस 1 कितना बचेगा बताओ, 3 त्रिका 9 और एक यहाँ 8 बचेगा। और इसको देखो 3 त्रिका 9, एक 10 हो जाएगा। और ये 6 पहले से, तो 6 8 10 इसका हो जाएगा आंसर, ठीक है। तो इसका पांचवे का 6 8 10, ये जो 3 नंबर मिलेगा वो पाइथागोरस ट्रिपलेट में रहेगा, ठीक है। चले, ऐसा ऐसा क्वेश्चन ज़्यादातर चांस है कि आ जाएगा, ठीक है। चले अगला क्वेश्चन है, गिवन द नंबर 3 विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पाइथागोरियन ट्रिपलेट कंटेनिंग। अब यहाँ पर ये महत्वपूर्ण चीज़ है कि सर जी अगर यहाँ पर सम संख्या दिया रहेगा, जैसे हमने ऊपर बताया कि अगर इवन नंबर है तो वो फार्मूला लगाएंगे, अगर ऑड नंबर दिया हुआ तो क्या फार्मूला लगाएंगे, उसके लिए देखिए। अगर ऑड फार्मूला दिया है तो उसके लिए हम लोग जो लगाते हैं बच्चों, वो यहाँ पर लिखते हैं यम, ठीक है। मतलब पहला अंक जो हो जाएगा यम, फिर वो वही चीज़ लिखेंगे यम स्क्वायर माइनस 1/2, ठीक है। एम स्क्वायर प्लस 1/2 यही चीज लगाएंगे। अच्छा पहले क्या करते थे जब सम था, तो देखो 2m यहाँ हो जाता था और एम स्क्वायर माइनस 1 और एम स्क्वायर प्लस 1 यही था, यहाँ पर बटे में 2 लग जाएगा और यहाँ 2 रिमूव हो जाएगा। तो एम की वैल्यू कितनी है, 3 है, ठीक है। तो इसी में रखो 3 का स्क्वायर माइनस 1, तो 3 त्रिका 9 माइनस 1, तो कितना 8, 8/2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखो क्या बचेगा, यहाँ पर 5 बचेगा ना, ठीक है। जब सॉल्व करोगे तो 3 4 5 कौन सा ऑप्शन सही है, 3 4 5 इसमें से तो हाँ ये देखिए ये छठा है, 3 4 5 कौन सा, बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से इसको लगाना था। चलो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि इफ है 5 इज वन नंबर इन पाइथागोरियन ट्रिपलेट विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए वैलिड ट्रिपलेट, ठीक है। तो ये चीजें हैं, तो इसके लिए भी वही काम करेंगे, ठीक है। इसके लिए भी वही काम करेंगे, पहले यम, फिर क्या हो जाएगा एम स्क्वायर माइनस 1/2 और एम स्क्वायर प्लस 1/2 हो जाएगा। तो देखो ये 5 हुआ, 5 का स्क्वायर 25 माइनस 1 24 और 24/2 12 हो जाएगा। 25 एक 26 और 26/2 ये 13 हो जाएगा। तो 5 12 13, ठीक है। तो इस तरीके से ये आसानी से लग जाएगा, जब आप प्रैक्टिस किए रहेंगे तो आपके लिए, अगर आपको प्रश्न एग्जाम में मिलता है तो आपको आसान हो जाएगा, ठीक है। चलो अगला प्रश्न है यहाँ पर, गिवन द नंबर 8 विच सेट ए पाइथागोरियन ट्रिपलेट विथ 8, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज, मुख्य चीज यहाँ पर ऑप्शन में ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर ऐसा होता है कि जब ये 8 शुरुआती में आता है, ठीक है, ये जो संख्या दी दी रहती है वो शुरुआती में आता है तो काम बन जाता है। लेकिन यहाँ पर और भी ऑप्शन जो देखिए, ये 8 दिया हुआ है, ठीक है। तो मैं इसी पे लगाता हूँ सबसे पहले, ठीक है, इसी पे लगाता हूँ। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 2m एम स्क्वायर माइनस 1 और एम स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, ऐसे हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर ये 8 हुआ और एम की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। तो देखो यहाँ पर अगर हम करेंगे तो 4 चौक 16 और 16 माइनस 1 15 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर कितना हो जाएगा 17। तो 8 15 17, ये देखिए बी वाला ऑप्शन सही है। कभी कभी ऐसा होता है कि इस तरीके से लगाने पे ये जो ऑप्शन दिया रहता है उसमें नहीं आता है, ठीक है। सबसे पहले तो आपको यही चेक करना है इसी तरीके से। लेकिन जब अगर इससे नहीं आता है तो आप लोग क्या कर लेना बच्चों, ठीक है। आप लोग क्या कर लेना, ये सी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पर अप्लाई करना, ये कभी नहीं फेल होगा, ठीक है। ये भी नहीं फेल होगा, लेकिन कभी कभी थोड़ा सा फंसाने के लिए लोग दे देते हैं, ठीक है। चलिए जैसे इसमें कह रहा है इफ 12 इज ए पार्ट ऑफ ए पाइथागोरियन ट्रिपलेट विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट ट्रिपलेट, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम एक चीज ध्यान दें, यहाँ पर हम क्या ले लेते हैं 2m बराबर ले लेते हैं 12, तो m इक्वल टू कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। अब m स्क्वायर माइनस 1 निकालेंगे तो देखो 6 का स्क्वायर 36 माइनस 1 कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा, ठीक है, 35 हो जाएगा और यहाँ पर 37 हो जाएगा। तो 6 35 37 आ जा रहा है, ठीक है। क्या कोई ऑप्शन है यहाँ पर, नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए मैं इसको बता रहा था। तो अब यहाँ पर आप देखो क्या करोगे, ठीक है। अब आप यहाँ पर क्या करोगे,
ठीक है। तो आप ये ऑप्शन को देख कर आप इसको सी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का कॉन्सेप्ट लगा लोगे, ऑप्शन को चेक कर लोगे, ठीक है। तो ऑप्शन को जब चेक करोगे यहाँ पर, तो यहाँ पर मैं बता दे रहा हूँ कौन सा सही हो जाएगा। ये सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, 5 12 13, ठीक है, यही सही होगा, ठीक। चलिए अगला कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ नंबर इज ए पाइथागोरियन ट्रिपलेट, ठीक है। इसमें दिए हुए सेट में कौन सा पाइथागोरियन ट्रिपलेट है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि अब आप आसानी से बता लोगे बच्चों, ठीक है। सी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के फार्मूले पर रख के चेक कर सकते हो। चलो इसके बाद कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फैक्टराइजेशन। चलिए इस प्रकार से क्वेश्चन जरूर आ जाते हैं, ठीक है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बेस पे ये फार्मूला आप लोग ध्यान रख लीजिएगा, इस पे क्वेश्चन लगभग 2 सालों में पूछे गए हैं, ठीक है। इसका फार्मूला होता है एक ब्रैकेट में ए प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी हो जाता है, ठीक है। अब इसको देखो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो कैसे सॉल्व होगा। ये देखिए 25 स्क्वायर दिया गया है, 25 स्क्वायर और माइनस 16 का स्क्वायर दिया गया है ऐसे, ठीक है। 16 का स्क्वायर नहीं होगा बच्चों, शायद 16 ही केवल होगा, ठीक है, ऐसा हो जाएगा। अब यहाँ देखिए इसको हम क्या कर सकते हैं, 5x का होल स्क्वायर और यहाँ 4 का स्क्वायर कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, ये 5x प्लस 4 एक ब्रैकेट में ये और एक ब्रैकेट में ये 5x माइनस 4, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि कौन सा ऑप्शन सही हो जा रहा है, 5x प्लस 4 5x माइनस 4, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो फैक्टराइजेशन से जरूर क्वेश्चन आएगा, इसको ध्यान रखिएगा। चले अब यहाँ जीके के क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष में हुई थी। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी, ठीक है। इसका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में एओ ह्यूम द्वारा की गई। तो ये भी प्रश्न बनता है कि किसके द्वारा की गई थी, तो इसको नोट कर लीजिएगा, एओ ह्यूम द्वारा, ठीक है, जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का महत्वपूर्ण चरण था। चले अगला क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह को अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो 1857 के विद्रोह को यहाँ पर स्वतंत्रता का प्रथम संग्राम और सिपाही विद्रोह के नाम से जाना जाता है, अर्थात यहाँ पर दोनों ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। चले 1857 का विद्रोह जिसे सिपाही विद्रोह और स्वतंत्रता का प्रथम संग्राम कहा जाता है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ पहला बड़ा विद्रोह था, ठीक है। चलो अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया था। स्वदेशी आंदोलन, असहयोग आंदोलन, होम रूल आंदोलन, खिलाफत आंदोलन। तो असहयोग आंदोलन गांधी जी के द्वारा शुरू किया गया था, ठीक है। असहयोग आंदोलन 1920 में पूछा जाता है कि कब किया गया था, तो असहयोग आंदोलन 1920 में महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया था, ठीक है, जिसका उद्देश्य ब्रिटिश शासन के खिलाफ अहिंसक प्रतिरोध था, ठीक है। गांधी जी ये चाहते थे कि कोई हिंसा ना हो और जो है और हिंसा के वो खिलाफ थे, ठीक है। चले बंगाल विभाजन की घोषणा किस वर्ष में की गई, ठीक है। तो बंगाल विभाजन की घोषणा जो की गई थी 1905 में की गई थी, ठीक है, ध्यान रखिएगा। लॉर्ड कर्जन ने 1905 में बंगाल विभाजन की घोषणा की, जिसके खिलाफ स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन शुरू हो गया, ठीक है। चलो स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है का नारा किसने दिया था। आप लोग एक पॉइंट यहाँ पर ध्यान कर लीजिएगा, नारा जितने भी हैं उस सभी नारे को तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, ये बाल गंगाधर तिलक ने कहा था, ठीक है। देखिए बाल गंगाधर तिलक ने यह नारा होम रूल लीग के दौरान दिया, जो चरमपंथी विचारधारा का प्रतीक था, ठीक है। चलिए चौरी चौरा कांड किस आंदोलन से संबंधित था। तो ऑप्शन ए है सविनय अवज्ञा आंदोलन, ठीक है, असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, रॉलेट सत्याग्रह। तो चौरी चौरा जो यहाँ पर चौरी चौरा जो आंदोलन था वो असहयोग आंदोलन से संबंधित था, ठीक है। देखिए यहाँ पर समझिए चीजों को, चौरी चौरा कांड 1922 में, इसको ध्यान रखिएगा, 1922 में के 1900 चौरी चौरा कांड
के कारण महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। जब चौरी चौरा कांड हुआ 1922 में, तो महात्मा गांधी ने जो था वो असहयोग आंदोलन वापस ले लिया, क्योंकि इसमें बहुत सारा हिंसा हो गया था। ठीक है, चले। दांडी नमक सत्याग्रह किस वर्ष शुरू हुआ है? तो दांडी नमक यात्रा ये 1930 में शुरू हुआ था। ठीक है, चलिए। दांडी नमक यात्रा सत्याग्रह 12 मार्च 1930 को सविनय अवज्ञा आंदोलन के हिस्से के रूप में शुरू हुआ। चलिए, निम्नलिखित में से किसे पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता है? तो लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता है। लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी कहा जाता है, जिन्हें साइमन कमीशन के खिलाफ प्रदर्शन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ठीक है, चलो। इसी में लाला लाजपत राय को चोट भी लगी थी। ठीक। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? 1940 में, 1941 में, 1942 में, 1943 में। तो भारत छोड़ो आंदोलन जो है वो 1942 में चालू हो गया था। भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया था। ठीक है, चलो। काकोरी कांड 1925 किससे संबंधित था? क्रांतिकारी गतिविधि, सविनय अवज्ञा, स्वदेशी आंदोलन, खिलाफत आंदोलन। तो क्रांतिकारी गतिविधि ऑप्शन ए सही हो जाएगा, क्रांतिकारी विधि। ठीक है, काकोरी कांड में क्रांतिकारियों ने ब्रिटिश सरकार के खजाने को लूटा, जिसमें राम प्रसाद बिस्मिल शामिल थे। ठीक। मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हो गई थी। ठीक है, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में ढाका में हुई थी। ठीक है, कहाँ पर हुई थी? ढाका, जो कि बांग्लादेश की राजधानी है, ढाका। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड ये 1919 में हुआ था। ध्यान रखिएगा, जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919। ठीक है, ऐसे ध्यान रखिएगा। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में हुआ, जब जनरल डायर ने निहत्थी भीड़ पर गोली चलवा दी थी। ठीक है, जनरल डायर जो था वो लोग बैठ के मीटिंग कर रहे थे और इस पे अंधाधुंध गोलियां चारों तरफ से चलवा दिया था। ठीक है, चलो। अगला प्रश्न है, होम रूल लीग की स्थापना किसने की? तो होम रूल लीग की स्थापना एनी बेसेंट, बाल गंगाधर तिलक, मतलब ए और बी दोनों ने किया था यहाँ पर, तो ये सही हो जाएगा। चलो, होम रूल लीग 1916 में एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक द्वारा स्वशासन मांग के लिए शुरू की गई थी। निम्नलिखित में से कौन साइमन कमीशन का विरोध करने वाला प्रमुख नेता था? तो साइमन कमीशन का जो ज़्यादा विरोध कर रहे थे वो लाला लाजपत राय कर रहे थे। ठीक है, तो ये सही हो जाएगा यहाँ पर। लाला लाजपत राय ने 1928 में साइमन कमीशन का विरोध किया और इस दौरान घायल होकर उनकी मृत्यु भी हो गई थी। ठीक है, तो अंग्रेज लोगों को मारने की वजह से उनको ज़्यादा चोट लग गई थी, जिसकी वजह से उनकी मृत्यु भी हो गई थी। पूर्ण स्वराज की मांग किस कांग्रेस अधिवेशन में की गई? लाहौर अधिवेशन, कलकत्ता अधिवेशन, सूरत अधिवेशन, लखनऊ अधिवेशन। तो पूर्ण स्वराज की जो मांग की गई थी वो लाहौर अधिवेशन में 1929 में की गई थी। 1929 के दौरान अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। ठीक है, चले। तो इस प्रकार से हमने इतने प्रश्न बताए, इन सभी प्रश्नों को जरूर तैयार करते चलिए। ठीक है, ज़्यादातर चांस है कि आप लोग के एग्जाम में फंसेगा। तो मिलता हूँ किसी दूसरे वीडियो में। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक भी कर दें। तो पूरा वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।